हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हम इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो पहला सिलेबस था उसमें आपका हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था। इस बार वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो टर्म्स वगैरह है वो हमने सीखनी है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो है, ये जो टर्म है ये हमारे पास कंक्रीट टर्म नहीं है, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सभी चीज़ें वो क्लियर करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे आपके सिलेबस के दूसरे टॉपिक पे। चलिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे हम पहले जाएंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने पढ़ा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर है अभी तक वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास चार चीज़ें रहते हैं: आईपॉस, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। ये जो हमारे पास इनपुट है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, यूज़र इनपुट देता है कंप्यूटर को उसके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ये हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है, या हमारे पास माउस हो सकता है, या हमारे पास जॉयस्टिक या कोई भी और इनपुट डिवाइस हो सकता है। यहाँ से हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा दिया कंप्यूटर को, और ये डेटा जाता है आप ये इनपुट जाता है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है डेटा की। जब डेटा की प्रोसेसिंग होगी तो फाइनल में आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट, फिनिशियल प्रोडक्ट, तो वो फिनिशिंग प्रोडक्ट आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल सकता है। वो आपका मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर्स हो सकता है, कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकता है। क्लियर? या अब यहाँ पे आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको कभी कभी हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। एक रहता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम करता है मैनेजर का, जो मैनेज करता है हर एक काम, इंस्ट्रक्शंस देता है कौन सा काम करना है, किस तरह करना है। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए इसको कभी कभी मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, या कभी कभी इसको कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। क्लियर? इसलिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करता है काम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, और रजिस्टर से जो डेटा आना है या बाकी जो काम होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से, वो सारा काम जो है उसको हैंडल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उसको मैनेज करना, ये सारा काम आपके कंट्रोल यूनिट का रहता है। क्लियर? नेक्स्ट रहता है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है आपके डेटा की, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, फॉर एग्जांपल आपने 2+3 कर दिया, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है आपके पास, एडिशन ऑपरेशन, इसको आपने करना है, ये ऑपरेशन आपकी इसी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ही होगी, ठीक है। और ये रिजल्ट्स जो आपके पास आ जाएंगे वो आपके मेन मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर होंगे, और फाइनली आप इसको परमानेंट स्टोरेज भी कर सकते हैं, कि परमानेंट स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज में कर सकते हैं, या आप इसका आउटपुट भी निकाल सकते हैं आपके मॉनिटर वगैरह पे, ठीक। अच्छा, अब ये जो आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, यहाँ पे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं, यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि 2+3 करना है मुझे, 3-4 करना है, 5+2, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो आपकी हो, या लॉजिकल डिसीजन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लॉजिकल डिसीजन लेना है, 3 और 2 में से मुझे देखना है बड़ा कौन सा है। ये एक लॉजिकल डिसीजन है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, इसलिए यहाँ पे आपका जो काम करेगा वो आपका लॉजिकल यूनिट बता देगा कि 3 इज ग्रेटर देन 2। ये एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ही होती है। क्लियर? अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम करता है तो इसको काम करने के लिए कुछ छोटे मोटे मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है। वो छोटे मोटे मेमोरीज जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अपने लिए इस्तेमाल करता है उन्हें हम कहते हैं रजिस्टर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी मम्मा आपकी किचन में काम करती है तो वो वहाँ पे वो कोई भी डिशेस वगैरह बनाती हैं, तो उसको छोटे मोटे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो बर्तनों में वो कोई चीज़ रखती है, सब्ज़ी रखती है, कोई और चीज़ रखती है, और उसके बाद फाइनली जब डिश प्रिपेयर होता है उसके बाद आपको प्लेट में सर्व किया जाता है। इसी तरह आप मान लीजिए ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये आपका किचन है, इसमें ये जो छोटे छोटे बर्तन हैं ये यहाँ पे किचन में अपने ये जो है डिश वगैरह प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपके मेन मेमोरी में स्टोर किया जाएगा टेम्पररीली, ठीक है। समझ आया आपको मेरी बात? अब देख लीजिए किस तरह से काम होता है, मैंने आपको ये अच्छी तरह से क्लियर करना है। आपके पास इंस्ट्रक्शन आया 2+3, ये आपने कैलकुलेट करना है। आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये
यहाँ से डेटा लेता है 2, ये एक रजिस्टर में स्टोर करता है, उसके बाद 3 लेता है, ये दूसरे रजिस्टर में स्टोर करता है, और ये जो आपकी ऑपरेशन है प्लस इसको और एक रजिस्टर में स्टोर करता है। ये तीनों चीज़ें अब आई रजिस्टर में। इसके बाद क्या करता है, पहले देखता है ये ऑपरेशन क्या है, प्लस ऑपरेशन है, तो ये 2 को उठाता है, ठीक है, और इसको प्लस करता है 3 के साथ। जब आपके पास 5 रिजल्ट आया तो ये आपके और एक रजिस्टर में स्टोर होता है फॉर टाइम बीइंग, जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर में एक्चुअल जो है रिजल्ट स्टोर रहते हैं। आपका रिजल्ट जो आया 5, ये 5 जो आया ये फाइनल में आपके पास मेन मेमोरी में रहेगा टेम्परेरी में। इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये टेम्परेरी मेमोरी इसलिए इसको कहते हैं मेन मेमोरी में। अगर आपका पावर ऑफ वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पे डेटा आपका नहीं टिकता है, ठीक है, तब तक ही टिकेगा जब तक आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑन है। इसको अपने परमानेंटली स्टोर करना है तो स्टोरेज में रख लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज में रख सकते हैं। अच्छा, ये डेटा को आप आउटपुट में भी ले सकते हैं, आप मॉनिटर भी में दे सकते हैं, या आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से काम करता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपने देखा क्या काम है कंट्रोल यूनिट का, क्या काम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का, क्या काम है रजिस्टर्स का। समझ आया आपको ये बात? अच्छा, ये जो रजिस्टर्स है ना, अगर आप मेमोरी हायरार्की, आपके सिलेबस में इस बार मेमोरी भी नहीं रखा है इन लोगों ने, मेमोरी हायरार्की जो है, मेमोरी हायरार्की में अगर आप देखेंगे कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो आपके रजिस्टर्स ही है। हालांकि बहुत महंगी है ये मेमोरी, ठीक है, ये इसमें कंडक्टर्स की बनी हुई होती है, इसलिए ये बहुत महंगी रहती है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है आपकी रजिस्टर मेमोरी। अच्छा, अब आपने एक चीज़ यहाँ से देखना है, ये जो इनपुट यहाँ से मैं देता हूँ इसको कन्वर्ट करने, क्योंकि इनपुट मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी इनपुट, मैंने 3 दिया यहाँ इनपुट में, कंप्यूटर आपका 3 नहीं समझेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। 0 एंड 1 में कोई भी हम नंबर इसको देगा तो कंप्यूटर समझेगा, किसी और जो है फॉर्म में किसी और लैंग्वेज में देंगे तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। इसलिए क्या होता है, हम जब इनपुट देते हैं उसको हमने कन्वर्ट करना होता है मशीन रीडेबल फॉर्म में या कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। तो हमने इस 3 को कन्वर्ट करना होगा पहले बाइनरी में। अगर आपने बाइनरी पढ़ा होगा तो आपको पता है 3 का बाइनरी है हमारे पास 1 1, ठीक है, तो 4 बिट्स में लिखेंगे तो हम इसको 0 0 1 1 भी लिख सकते हैं। तो 0 0 1 1 इस जो हमारे पास है 3 का कोड है, इसको पहले इस 3 को कन्वर्ट करना है 0 0 1 1 में, तभी आपका जो कंप्यूटर इसको समझेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं इनपुट इंटरफेसेस, जो इनपुट को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं इनपुट इंटरफेसेस। याद रखिएगा, ये जो इनपुट आपका होता है ये खाली इनपुट लेता नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ एक इंटरफेस भी होता है, एक कन्वर्टर भी होता है जो आपके इनपुट को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब कंप्यूटर के पास आया बाइनरी नंबर, कंप्यूटर के पास 2 नंबर हमने दिए 3 और 2, लेकिन कन्वर्ट किस में हुए, वो बाइनरी में कन्वर्ट हुए। बाइनरी में 3 इस तरह से कन्वर्ट हुआ और 2 आपका इस तरह से कन्वर्ट हुआ। अब जब फाइनल इसकी प्रोसेसिंग होगी तो प्लस होगा 3 और 2 का, तो आपके पास कंप्यूटर का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 101। ये 5 का बाइनरी है, ठीक है, तो 101 में ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ने इसी तरह इसको कैलकुलेट किया है। कंप्यूटर खाली बाइनरी समझता है, इसलिए बाइनरी में इसने फाइनली आपको प्रोडक्ट दिया। लेकिन ये अगर नंबर बहुत बड़ा होगा 10101010 की सूरत में, बहुत बड़ा नंबर अगर हमारे पास कैलकुलेटेड होगा तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए क्या करता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यूजर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम वो समझ पाए, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स देता है वो हम समझ पाए। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आउटपुट इंटरफेसेस रहते हैं, और वो आपके आउटपुट डिवाइसेस के ही साथ रहते हैं, आपके आउटपुट इंटरफेसेस जो कंप्यूटर के आउटपुट को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। समझ आई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब आपने ये ध्यान रखना है, हमारे पास एक टर्म है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट क्या होता है हमारे पास? सिस्टम यूनिट अगर आपने देखा होगा, देखा ही है, आपके पास जो कंप्यूटर रहता है उसके साथ कंप्यूटर इस तरह रहता है हमारे पास, ठीक है, इसके साथ एक पेटी रहती है। ये पेटी जो रहती है ना, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। खास ख्याल रखें, बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत करते हैं। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट यही पेटी है, ठीक है, जिसमें आपके सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। ये एक मेटल या प्लास्टिक केस रहता है जो आपके इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कैरी करता है, ठीक है।
इसको कभी कभी इट्स ऑल्सो नोन एज टावर, इसको कभी कभी टावर भी कहते हैं या इसको कभी कभी चेसिस भी कहते हैं। इसी तरह से डिट्टो क्वेश्चन आया था आपके एसएसबी में, सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस तरह से आया था। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, द मेटल केस और मेटल और प्लास्टिक केस दैट कैरीज द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इट इज कॉल्ड। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ने उसने सिस्टम यूनिट को इग्नोर किया था, लेकिन उसको सिस्टम यूनिट हम कहते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा ये जो आपका सीपीयू है, पहली बार सीपीयू की जो इन्वेंशन हुई, पहली बार जो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया वो फेडरिको फैगन ने किया था, इंटेल के लिए, इंटेल 404 बनाया था इसने, ठीक है। अच्छा ये जो सीपीयू हमने अभी देखा, सीपीयू में हमारे पास कंट्रोल यूनिट रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है और सर रजिस्टर्स भी रहते हैं, आपने बता दिया तो ठीक है। ये जो सीपीयू है इसको कभी कभी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको कभी कभी प्रोसेसर सिंपली भी कहते हैं, या इसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। याद रखिए, तीन ही चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, बहुत सारी बुक्स आपकी कंप्यूटर मेमोरी को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। याद रखिएगा, आपकी जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है उसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टोर करता है मेमोरीज, ठीक है, इसीलिए मेमोरी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन बहुत सारी बुक्स कहती हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से आपने आंसर करना है। मैं सभी चीज़ें जो भी आपको, लेकिन मैंने बार बार ये चीज़ दोहराई कि एसएसबी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पूरा एनालाइज करके पूछा जाता है, इस तरह से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बहरहाल, अब आपने सुना होगा, आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास क्वाड कोर मोबाइल है, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर है मेरे मोबाइल में, हेक्सा कोर प्रोसेसर है मेरे मोबाइल में, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है मेरे मोबाइल में। इसका क्या मतलब होता है ये मुझे समझाना है आपने। सिंगल कोर यानी कि मेरे पास एक सीपीयू, मेरे कंप्यूटर में एक सीपीयू है या मेरे मोबाइल में एक सीपीयू है, ठीक है, एक सीपीयू है और यही काम करता है, इस पे सारा लोड है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। इसमें एक ही कोर रहता है, ठीक है, जो काम करता है। अच्छा, दूसरा रहता है हमारे पास डुअल कोर। आपके पास सीपीयू तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग कोर्स है, दो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स रहते हैं जो आपका काम प्रोसेस करते हैं आगे, यानी कि काम बांटा जाता है दो कोर्स के दरमियान। प्रोसेसर सीपीयू एक ही है, लेकिन इसमें दो स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो आपका काम बांटते हैं, ताकि आपका काम जो है फास्ट हो जाए, ठीक है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। उसको हम कहते हैं डुअल कोर, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर्स अगर है, दो स्ट्रॉन्ग कोर्स अगर आपके सीपीयू में रहते हैं, अगर आपके सीपीयू में 4 स्ट्रॉन्ग कोर्स रहते हैं, सीपीयू एक ही है लेकिन 4 स्ट्रॉन्ग कोर्स है जो काम को डिवाइड करते हैं और हमारा टास्क जो है बहुत जल्दी हम उसको अंजाम दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड कोर। अगर 6 स्ट्रॉन्ग कोर्स रहेंगे एक सीपीयू में, यानी कि 6 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, उसको हम कहते हैं हेक्सा कोर। अगर 8 होंगे उसको हम कहते हैं ऑक्टा कोर। इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं आप। क्लियर? अच्छा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे मेरे जहन में आया, मैंने सोचा ये भी आपको बता ही देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल यूनिट जो हमारे पास है, जो मैंने आपको बताया ऊपर, जो आपके काम को सीपीयू का जो है या पूरे कंप्यूटर को जो मैनेज करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन में रखना है, उसको हम कभी कभी कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। कभी कभी हम उसको मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, या हम इसको कभी कभी नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि सारे सिग्नल्स जो हैं वो आपके कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही जाते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, इसके बाद हमने रजिस्टर्स पढ़ा। रजिस्टर्स मैंने आपको बताया क्या होता है। रजिस्टर्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है अपने लिए इस्तेमाल करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जब अपनी कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग एक्चुअली तो वहीं पे होती है, तो वहाँ पे उसको छोटी छोटी मेमोरीज की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं, उन छोटी छोटी मेमोरीज को रजिस्टर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डेटा को, स्टोर करती हैं या ट्रांसफर करती है डेटा को, ठीक है, जो उस डेटा को जो सीपीयू को इमीडिएटली ज़रूरत पड़े, वरना तो डेटा मेन मेमोरी में भी रह सकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, या परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी में भी रह सकता है। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली चाहिए सीपीयू को, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इमीडिएटली कोई डेटा चाहिए जिस पे प्रोसेसिंग करनी है, तो वो उसको उसी टाइम चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करेगा आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो उस डेटा को स्टोर रखने के लिए हमारे रजिस्टर्स रहते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने अभी आपको इनपुट इंटरफेस का जिक्र किया ऊपर। क्या होता है इनपुट इंटरफेसेस? जो भी हमारे पास इनपुट रहता है, जो हम कंप्यूटर को यहाँ से कीबोर्ड वगैरह के थ्रू या किसी और इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा देते हैं, कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इनपुट इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये इनपुट इंटरफेसेस कन्वर्टर का काम करते हैं, जो आपके इनपुट को कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आपके इनपुट को।
समझ आई आपको मेरी बात? ट्रांसफॉर्म द इनपुट एंड द इंस्ट्रक्शन इज फेड टू द कंप्यूटर इनटू द बाइनरी कोड्स, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट इंटरफेस क्या होता है? आउटपुट इंटरफेसेस आपके आउटपुट डिवाइस के साथ ही होते हैं। ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, अब जो कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया, बाइनरी में तो कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोसेस किया, वो रिजल्ट्स भी बाइनरी में ही देगा। वो रिजल्ट्स आपको बाइनरी में समझ नहीं आने हैं, इसलिए उनको कन्वर्ट करना है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आउटपुट कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है, या आप उसको आउटपुट इंटरफेसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम बाइनरी टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम? इसको कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? देखिए, सिस्टम उस चीज को कहते हैं जिसमें बहुत सारे यूनिट्स एक साथ मिलके इंटीग्रेट होके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर हमेशा जो है इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है। मैंने अभी आपको बोला है कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज ऑफन रेफर्ड टू एज कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ये सभी कंपोनेंट्स, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स। ये कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है, ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब हम इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखेंगे, ठीक है। और इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ वायर्स रहते हैं। उन सेट ऑफ वायर्स को हम टेक्निकली या कंप्यूटर लैंग्वेज में बसेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बस? आपके पास सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इन्हीं कंपोनेंट्स को एक दूसरे का साथ कनेक्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हम कुछ वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम टेक्निकली बस कहते हैं। बस अगर आप देखेंगे आपके पास इस बेल्ट की सूरत में रहता है ना, इसमें बहुत सारे वायर्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं बस, ठीक है। इसमें बहुत सारे वायर्स रहते हैं। अगर आप सीपीयू खोलेंगे ना, एक बार उसकी पेटी वो खोलेंगे, आप यू विल सी द मैश ऑफ द वायर्स, ठीक है। वो मैश ऑफ वायर्स जो आपको दिखेंगे ना, वही बसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 3 टाइप के बसेस होते हैं। एक वो बस जो एड्रेस कैरी करता है, उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। दूसरा वो बस जो डेटा कैरी करता है, उसे हम डेटा बस कहते हैं। और तीसरा वो बस जो कंट्रोल्स खाली यहाँ से सिग्नल्स एक दूसरे जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, उसे हम कंट्रोल बस कहते हैं। एड्रेस बस क्या होता है? कैरीज एड्रेसेस ओनली, खाली एड्रेस कैरी करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। सीपीयू आपका है ना यहाँ पे, ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये आपके रजिस्टर्स है। आपका जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स है एएलयू, इसको कोई डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है, इसके लिए इसको पहले उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है, जहां से डेटा इसको लाना है। पहले जब इसके पास एड्रेस पहुंचता है, ये एक रजिस्टर में इसको स्टोर करता है। मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। हमारे पास ये एड्रेस स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर रहता है जिसे हम कहते हैं मार, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है, ये स्टोर करता है एड्रेस, जिस इंस्ट्रक्शन को हमने जो है प्रोसेस करना है इंस्ट्रक्शन को। तो पहले एएलयू क्या करता है, उसका एड्रेस मंगवाता है, ये एड्रेस यहाँ पे पहुंच जाता है और एमएआर रजिस्टर में स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। और जब यहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है, वो एड्रेस किस बस के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाता है? एक बस के थ्रू, जिसको स्पेशली हम कहते हैं एड्रेस बस। क्लियर? अच्छा, इसकी जो लेंथ होती है एड्रेस बस की, ये हमें बताता है कि कितना, यानी लेंथ मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है कितने बिट्स एट ए टाइम ये कैरी करता है, उसको हम लेंथ कहते हैं। इसको हम विड्थ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इसका लेंथ होता है एड्रेस बस का, ये हमें डिटरमाइन करता है कि हमारे पास टोटल मेमोरी कितना है। यानी कि अगर आपको पता चले कि हमारे पास कितने बिट का एड्रेस बस है, आप बता सकते हैं कि इस सिस्टम में कितनी मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 8 बिट का एड्रेस बस है, तो आप 2⁸ करके बता सकते हैं इसकी मेमोरी कितनी है। अगर 16 बिट का एड्रेस बस है, आप बता सकते हैं 2⁻16 करके कि हमारे पास इस सिस्टम में कितनी मेमोरी है, ठीक है, कितनी स्पेस है इसमें, कितने टोटल एड्रेसेस है। टोटल एड्रेसेस आपको बताएंगे कितने मेमोरी है इस सिस्टम में। अगर आपके पास 32 बिट्स है, तो 2⁻32 करके आप बता सकते हैं इसमें टोटल मेमोरी कितनी है, कितनी स्पेस है इस सिस्टम में। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है डेटा बस। डेटा बस क्या करता है? ये डेटा कैरी करता है। डेटा कभी सीपीयू से लेता है और मेमोरी में स्टोर करता है, कभी मेमोरी से डेटा लेता है और सीपीयू में प्रोसेस करता है इसको। इसलिए ये आप जो बस है, ये तो डेटा कैरी करता है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल इसलिए क्योंकि ये कभी सीपीयू से डेटा लेता है और मेमोरी में स्टोर करता है, और कभी मेमोरी से डेटा लाता है और सीपीयू में उसको प्रोसेस करवाता है, ठीक है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। इसकी जो विड्थ है,
ये हमें बताता है कि नंबर कितना बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0 से 255 तक कोई भी नंबर है तो उसको आप 8 बिट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी में ही समझता है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 8 बिट्स के थ्रू। यानी कि आप 8 बिट्स आपके पास डेटा है, आप बता सकते हैं नंबर कितना बड़ा है, 0 से 255 तक ही होगा। अगर आपके पास 16 बिट्स का डेटा बस है, आप कह सकते हैं नंबर जो है वो 0 से 65535 तक हो सकता है, इतना बड़ा नंबर हो सकता है। यानी कि 16 बिट एट अ टाइम जो हमारे पास होंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये हमारे पास हाईएस्ट नंबर जो कैरी करेंगे वो है 65535। क्लियर? इतना डीप आपने नहीं जाना है, लेकिन आपने इतना याद रखना है, डेटा बस जो है वो डेटा कैरी करता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और इसका विड्थ जो है वो हमें बताता है कि नंबर कितना बड़ा है। बस इतना याद रखना है। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है? यूज टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। आपको कंट्रोल सिग्नल्स भेजने हैं, ये बताना है कि डेटा कैरी करना है, ये बताना है कि नहीं अब एड्रेस कैरी करना है, ये सिग्नल्स जानी चाहिए कि नहीं। ये सिग्नल्स जाती हैं आपके किसके थ्रू? कंट्रोल बस के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल जाती है एड्रेस बस को, जनाब आपने एड्रेस लाना है, डेटा बस को आपने डेटा लाना है। ये कंट्रोल किस बस के थ्रू जाते हैं? कंट्रोल बस के थ्रू। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मली जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे बसेस का, तो वो है इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। सिंपल, इंटरनल बस वो बस होती है, वो वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल बसेस। फॉर एग्जांपल, आपने ALU और रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, आपने CPU और मेमोरी को कनेक्ट करना है, आपने जो है अंदर ही अपने VGA पोर्ट और CPU को कनेक्ट करना है। ये जो आपके कंप्यूटर की सिस्टम के अंदर के जो कनेक्शंस है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं, इन वायर्स को हम कहते हैं, इन बसेस को हम कहते हैं इंटरनल बसेस। कनेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इट्स क्विक, ये बहुत फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल बसेस। अच्छा, ये जो हमारे पास इंटरनल बस है, इसके बहुत सारे नाम हैं, पूछे जा सकते हैं। एग्जाम SSB इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का तो दूर दूर तक यहाँ वास्ता नहीं होता है, लेकिन अपने साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहले। अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आपका मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। ये जो आपका इंटरनल बस है, इसको कभी कभी मेमोरी बस भी कहते हैं, कभी कभी इसको लोकल बस भी कहते हैं, सिस्टम बस भी कहते हैं, फ्रंट साइड बस भी कहते हैं। याद रहा? ये जो आपके पास इंटरनल बस है, इसको कभी कभी मेमोरी बस भी कहते हैं, लोकल बस भी कहते हैं, सिस्टम बस भी कहते हैं, फ्रंट साइड बस भी कहते हैं। सर याद रह गया? चलिए ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पैरेलल बस भी हो सकता है, सीरियल बस भी हो सकता है, ठीक है। सर अभी तक तो ठीक था इंटरनल एक्सटर्नल, ये पैरेलल सीरियल कहाँ से आया? देखिए बेटा, बड़ा ही आसान है। पैरेलल बस वो बस होता है जो एट अ टाइम मिनी बिट्स कैरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको 1010 एक नंबर है, ये आपने ट्रांसफर करना है। आप इसको पैरेलली ट्रांसफर करेंगे तो एट अ टाइम आप 4 लाइन्स में, यानी 4 वायर्स में ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एट अ टाइम हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, 1010 को एट अ टाइम हमने ट्रांसफर किया, इसको हम कहते हैं पैरेलल बस। अगर आपके पास एक ही वायर होगा, इसमें आप ट्रांसफर करेंगे 1010 को, तो जाहिर सी बात है पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सीरियल बस कहते हैं, जहां पे टाइम लगता है डेटा को ट्रांसफर होने में, एक एक बिट जाता है। यहाँ पे एट अ टाइम बहुत सारे बिट्स जाते हैं, इसको हम पैरेलल बस कहते हैं। क्लियर? तो ये जो आपका इंटरनल बसेस होते हैं, ये आपके पैरेलल भी हो सकते हैं या सीरियल बस भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस क्या होता है? एक्सटर्नल बस होते हैं वो बसेस जो आपके कंप्यूटर को एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। इंटरनल बस इंटरनल कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करता था, लेकिन ये जो आपके पास एक्सटर्नल बस है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, ठीक। लेकिन ये स्लोअर होते हैं इंटरनल बसेस से। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास इंटरनल बसेस हैं वो बहुत फास्ट रहती हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल बसेस है वो बहुत स्लो रहती है एज कम्पेयर टू इंटरनल बसेस। ये भी हमारे पास सीरियल या पैरेलल हो सकते हैं। अब आपको पता है सीरियल बस क्या है, पैरेलल बस क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल बस है, इसके भी कुछ और नाम है। इसको कभी कभी एक्सटर्नल बस इंटरफेस भी कहते हैं, EBI। इसको कभी कभी एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है, या कभी कभी इसको इनपुट आउटपुट बस भी कहा जाता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कभी कभी इनपुट आउटपुट बस भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए,
इसके बाद है हमारे पास एक टर्म जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें यह बताता है कि अगर हमने किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया, समझ आया आपको, पहले भी बताया था मैंने आपको इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैंने कमांड जब आपको बताया इंस्ट्रक्शन क्या बताया था। इंस्ट्रक्शन होता है आपने कोई भी स्टेटमेंट जो दिया है कंप्यूटर को, जो इसने सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 3+2 दे दिया, ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन बन गई कंप्यूटर के लिए, कोई काम दे दिया। तो ये इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये सबसे पहले आपके प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर्स में जाएंगे, ये मैंने आपको बताया किस तरह से। सबसे पहला काम जो करता है आपका सीपीयू, वो ये करता है कि इस डेटा को फेच करता है, कहाँ पे, रजिस्टर्स में, ठीक। जब रजिस्टर्स में फेच किया, इसके बाद इसको डिकोड किया जाता है कि एक्चुअल में काम करना क्या है। डिकोड किस तरह से किया जाता है, ब्रेक किया जाता है इसको, ठीक है। अगर हमारे पास लंबी कोई इंस्ट्रक्शन होगी 2+3+5-6, ठीक है, इस तरह से कोई इंस्ट्रक्शन होगी, तो उसको सबसे पहले डिकोड किया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि हमने एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो तो उसका अच्छी तरह से सोल्यूशन निकालने के लिए, आसान करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो। इसी तरह आपका कंप्यूटर भी करता है, ठीक है। ये जो आपका कंप्यूटर है इसको डिकोड करता है, तोड़ देता है और ये पता करता है कि हमने करना क्या है। इसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि 2+3 किया जाता है और फाइनल आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये रिजल्ट्स आप स्टोर कर सकते हैं आपके किसमें, एक्यूमुलेटर वगैरह में। ये जो हमारे पास रजिस्टर रहता है यहाँ पे टेम्पररी रहता है, या आप इसको मेन मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक। आपका कंप्यूटर खुद ब खुद आपकी मेमोरी में इसको, इस रिजल्ट्स को रखता है। अब आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास पूरा साइकिल हुआ, पहले डेटा को हमने फेच किया, ठीक है, रजिस्टर्स में, उसके बाद डिकोड किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया और उसके बाद स्टोर किया रिजल्ट्स को। इस साइकिल को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। हर बार जब भी इंस्ट्रक्शन आती हैं तो पहले डेटा को फेच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है, क्लियर। उसके बाद ही दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। अच्छा, ये जो हमारे पास फेच होता है डेटा, यानी कि लाते हैं हम डेटा कहाँ पे, रजिस्टर्स में, और उसके बाद डिकोड होता है, इसको हम कहते हैं कभी कभी फेच साइकिल। और एग्जीक्यूट और स्टोर जो हमारे पास दो स्टेज रहते हैं, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। यानी कि हर बार जब डेटा एग्जीक्यूट होता है उसके बाद स्टोर हो जाता है, और हर बार जब डेटा आ जाता है उसके बाद वो डिकोड हो जाता है, ठीक है। इसको हम कभी कभी फेच साइकिल भी कहते हैं, इसको हम कभी कभी एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये बार बार हो जाता है जब भी इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, सिंगल ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया जो भी हमारे पास ऑपरेशन आता है, स्टेटमेंट आता है रिजॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए या प्रोसेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। सिंगल ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, जो हमारे पास एक ऑपरेशन आता है, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोग्राम, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया A+B, ये आपने याद रखना है। A और B जो हमारे पास है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल 2+3 आपके पास आया इंस्ट्रक्शन, 2 और 3 हमारे पास जो है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स कंप्यूटर लैंग्वेज में। और ये जो हमारे पास प्लस है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ऑपरेशन क्या करना है हमने। यहाँ हमें ऑपरेशन क्या करना है, प्लस करना है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑपरेटर, या हम इसको ऑपकोड भी कहते हैं, क्लियर। चलिए, मशीन साइकिल फिर क्या होता है, अब आपने ये टर्म याद रखनी है, हो सकता है पूछी जाए। मशीन साइकिल, टाइम टेकन टू फेच द टू ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर्स एंड परफॉर्म द ऑपरेशन इन ALU एंड स्टोर रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेटर। अब आपके रजिस्टर्स में फेच किया है आपने डेटा, ठीक है, और वहां से रजिस्टर से उठा के उनको प्रोसेस करना ALU में और स्टोर करना रिजल्ट्स को एक्यूमुलेटर में, उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल, क्लियर। टाइम कितना लगता है एक इंस्ट्रक्शन के जो हमारे पास ऑपरेंड्स है उनको रजिस्टर से उठाना, फिर ALU में जो है प्रोसेस करना, आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद ALU में, उनको रिजल्ट्स को स्टोर करना है एक स्पेशल रजिस्टर में जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं मशीन साइकिल। याद रखिएगा, मशीन साइकिल पूछा जा सकता है ये टर्म।
इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लैंग्वेजेस है वो मुझे आपने बताने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो है बाइनरी, लेकिन इंसान को वो बाइनरी में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को कोई बात बतानी है, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल आपने ट्रिपल एस लिखना है, ठीक है, ट्रिपल एस लिखना है आपने, कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही जुबान समझता है, वो है 101010, यानी कि बाइनरी में वंस एंड जीरोज में ही समझता है आपका कंप्यूटर। ये मैंने आपको बार बार बताया। इस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। अब आपके पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल एस लिखना है, ये कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो इसको लिखने के लिए आपने इसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 10101010। आप देख लीजिए ये कितना बड़ा नंबर बन गया मेरे लिए, और इस तरह से कोई भी चीज़ लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर? इसलिए एक जो है इवोल्यूशन आ गया इन कंप्यूटर लैंग्वेज में। पहले मशीन लैंग्वेज थे, फिर और इम्प्रूवमेंट आ गया असेंबली लैंग्वेज, फिर और इम्प्रूवमेंट आया उस जिन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है विदाउट एनी कन्वर्शन, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कंप्राइज्ड ऑफ वंस एंड जीरोज, जो हमारे वंस एंड जीरोज में होता है। मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स है, वो है 1 एंड 0। ठीक है, इसी में सभी जो आपके वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, सभी 1 एंड 0 के थ्रू ही बनते हैं, और इस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इसमें खाली जीरोज एंड वंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो मशीन लैंग्वेज है, इसको कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, कभी इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, या कभी कभी इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो हम वंस एंड जीरोज में कोई भी चीज़ लिखते थे, ये बड़ा मुश्किल होता था वंस एंड जीरोज में कोई भी चीज़ लिखना। ठीक है, ये याद नहीं रहता था। अगर मैं आपको अपना नाम बताऊं वंस एंड जीरोज में, तो आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको 10 दिन लगेंगे उसको याद रखने में। ठीक है, 10 से ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये वंस एंड जीरोज में नंबर्स में बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया गया, थोड़ा सा एडवांसमेंट लाया गया, और एक लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब फॉर एग्जांपल पहले मुझे सम करना था दो नंबर्स का, 2 + 3 मुझे सम करना था। ठीक है, पहले मुझे 2 का कोड लिखना था, फिर 3 का कोड लिखना था, फिर जो प्लस है इसका अलग बाइनरी कोड बनाना था। ये हमारे पास बहुत मुश्किल होता था। अब हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया, हमने सिंबल्स यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे सम करना है, तो मैं इस तरह से लिखता हूं ऐड 2, 3। ठीक, तो अब मैंने ये सिंबल यूज किया है, ऐड 2, 3 लिखा मैंने, इसका मतलब है 2 और 3 का ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यूज करता हूं सब 3, 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 3 को 5 में से। ठीक है, इस तरह से हमने, फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर को दूसरी जगह, एक डेटा को दूसरी जगह मूव करना है, तो मैं करता हूं इस तरह से मूव 23। इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। कंपेयर करना है CMP, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे और भी सिंबल्स हम यूज़ करने लगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली इन zeros and ones, we have made an improvement, we now write the things in symbolic form। जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इस लैंग्वेज को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसका जो एब्रीविएशन है वो ASM भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है, कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग असेंबलर। अब ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, जो हम असेंबली लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हम सिंबल्स की सूरत में लिखते हैं कोई भी चीज़, जिनको हम सिंबल्स भी कहते हैं, जिनको हम कभी कभी नेमोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करने लगे। डायरेक्टली हम जीरोज एंड वंस में नहीं लिखने लगे, बल्कि हम सिंबल्स यूज़ करने लगे। लेकिन एक बात आपने याद रखना है, जब हम सिंबल्स में लिखेंगे तो कंप्यूटर आपका समझ नहीं पाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती थी। हम पहले सिंबल्स में लिखते थे, ये हमारे लिए आसान होता था, फिर हम इसको कन्वर्ट करते थे कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज, जीरोज एंड वंस। तो
असेंबली जो हमारे पास कोड्स रहते हैं, सिंबॉलिक कोड्स, इनको कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जिससे हम कहते हैं असेंबलर। याद रखें, जिससे हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है ये ज़्यादातर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसर्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में यूज़ होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स सर क्या होते हैं ये हमें पता ही नहीं है। आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, फ्रिज है, या और भी हमारे पास जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है। उनमें हमारे पास छोटे छोटे प्रोसेसर्स रहते हैं और उन्हीं प्रोसेसर्स में हम ये सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी में, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कन्वर्टर की। उस कन्वर्टर को हम कहते हैं असेंबलर। ठीक, चलिए। अच्छा, इस असेंबली लेवल लैंग्वेज को कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसलिए आपने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शंस के हिसाब से देखना है कि आंसर क्या आ सकता है। या इसको कभी कभी सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, या इसको असेंबली कोड भी कहते हैं, या इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। चारों नाम मैंने आपको बताया। ठीक है। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली कोड भी कहते हैं, या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हमें लगा नहीं ये भी बहुत ज़्यादा हो गए, अब हम कितने कोड से याद रखेंगे? ऐड के लिए अलग, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन मूव के लिए अलग, कंपेयर के लिए अलग, स्टोर के लिए अलग, बहुत सारे कोड बन गए। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फिर से बन गया। हमने क्या किया, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाया, थोड़ा सा और इवोल्यूशन लाया हमने। एवोल्यूशन ये आया कि हमने इसको कोशिश की कि हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाएं। इसमें आया हमारे जिन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमारा जावा है, पाइथन है, C++ है। ये जो लैंग्वेज है इसमें आप डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं, मुझे फॉर एग्जांपल ये C++ में कुछ लिखना है या जावा में कुछ लिखना है, मैं डायरेक्टली C++ में इस तरह से लिखता हूँ, सी आउट एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर, डबल कोट्स क्लोज किए। इसी तरह मैंने प्रिंट करना है अगर कुछ, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो हम अक्सर प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो इस तरह से मैं डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे मुश्किल नहीं होता है ये चीज़ें याद रखने के लिए। ठीक है, और इसमें मुझे याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब ये एवोल्यूशन आया कंप्यूटर लैंग्वेज में, जब हम डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोग्राम लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो क्लोजर हैं हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस के। इसमें भी हमें कुछ छोटे मोटे कीवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत क्लोज है हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस के। इसमें हमारे जावा एग्जाम्पल है, पाइथन है, C++, और भी बहुत सारे हज़ारों में हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज को भी हमने वापस किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज क्यों ना हो, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। यहाँ हमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो किस्म के हमारे पास कन्वर्टर्स है। एक है इंटरप्रेटर, दूसरा है हमारे पास कंपाइलर। ठीक है, आपने सुना होगा इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। दोनों से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है सर, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। कंपाइलर जो हमारे पास है ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ये एट अ टाइम सारे प्रोग्राम को उठाता है और उसको एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एट अ टाइम कंपाइल करता है एक फाइल और उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, ये एक एक लाइन को उठाता है और उसको हाई लेवल की एक लैंग्वेज की एक लाइन को उठाता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी लाइन बाय लाइन कन्वर्टर भी कहते हैं। दोनों एक काम करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कंपाइलर एट अ टाइम सभी कोड को उठाता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड उठाता है और उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन कन्वर्टर। ठीक है, आप इंटरप्रेटर का ये नाम याद रखेंगे तो आपका कंपाइलर भी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अच्छा,
हर दिन लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि फैक्चुअल जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएसबी में, इसलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने याद रखना है। तो डोज आज का जो आपको फैक्ट्स याद रखना है, उसका डोज आज का जो है वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। फैक्ट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला फैक्ट जो है, डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो इंडिया में आया था वो ब्रिटिश में बिल्ड हुआ था और इंडिया में इंस्टॉल हुआ था, वो था HEC2M। ठीक है, HEC2M पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो ब्रिटिश से मंगवाया गया और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इसको इंस्टॉल किया गया 1955 में। याद रखिए, दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट एंटर्ड इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, एक स्मॉल एनालॉग कंप्यूटर यहाँ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने खुद बनाया था 1953 में, जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, टेक्निकली अगर हम कहेंगे तो ये पहला कंप्यूटर था, ये हमारे इंडिया का। ठीक है, हमारा जो इंडिजिनियस कंप्यूटर था इंडिया का पहला, टेक्निकली अगर हम कहेंगे। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, इसलिए इसको पहला कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक, लेकिन पहला कंप्यूटर जो इंडिया की धरती पे पहुंचा वो ब्रिटिश बिल्ड था और वो था हमारे पास HEC2M, और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। अच्छा, इसके बाद और एक कंप्यूटर यहाँ पे इंडिया में बनाया गया जो है टिफ्रैक। ठीक है, टिफ्रैक यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो हमारा मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम है टिफ्रैक, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये नाम इसको किसने दिया था, ये नाम इसको दिया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने। ठीक है, 1950s में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1956 में ये ऑपरेशनल हो गया। ठीक, लेकिन फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर जो इसमें भी कुछ खामियां थी, लेकिन फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया था, फुल टू मेड इन इंडिया, ठीक है, वो है सिद्धार्थ। ये बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1986 में एक कंप्यूटर बनाया था, इट वाज फुली मेड इन इंडिया, और उसका नाम है सिद्धार्थ। अगर आपको पूछा जाता है विच वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर मेड इन इंडिया, इट इज सिद्धार्थ। ठीक है, अच्छा, ये जब बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में, इसको इंस्टॉल किया गया था मैन पोस्ट ऑफ बेंगलोर में। बेंगलोर का जो मैन पोस्ट ऑफिस था वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया था 16 अगस्त 1986 में। अच्छा, वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इस बार हमारे जो सिलेबस में जनरेशन्स वगैरह नहीं है, वरना ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मैं क्लियर कराता। हमारे पास जो पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में बना वो था हमारे पास क्रे फर्स्ट। ये याद रखना है आपने। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज क्रे फर्स्ट एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई सीमोर क्रे एंड हिज टीम। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, वो कौन सा था, वो था परम 8000। ठीक है, परम सीरीज यहां से स्टार्ट हुई थी। परम का फुल मीनिंग क्या है, पैरेलल मशीन। अच्छा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको माना जाता है, मैंने आपको बताया पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे फर्स्ट था, उसको बनाया सीमोर क्रे ने, इसीलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे ही कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी उसी को कहते हैं यहाँ इंडिया का। ठीक है, तो वो है विजय पंदुरंग भटनागर। ठीक है, सॉरी भटकर, आपने शॉर्टकट में भटकर याद रखना है। भटकर ने जो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का मिशन स्टार्ट किया है, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया या फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। ठीक है, भटकर को याद रखना है आपने। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है अभी का जो वर्ल्ड फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जो जापान ने बनाया है। इसकी स्पीड जो है वो है 415.53 पेटाफ्लॉप्स, 415.53 पेटाफ्लॉप्स, जिसको आप अगर हम कन्वर्ट करेंगे वो है 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास कंप्यूटर में वो होता है जो डिजिटल फॉर्म में कोई भी पॉइंट होता है। ठीक है, जिसमें डेसिमल आता है। डेसिमल इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास होंगे तो आपका ये जो फुगाकू है ये 10⁻15 यानी कि 10⁻15 इंस्ट्रक्शंस, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में जो है सॉल्व करता है। ठीक है,
10⁻15 इंस्ट्रक्शंस ये सॉल्व करता है आपके फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आपका फुगाको। ये याद रखना है, इसकी स्पीड कितने हैं। बहरहाल आपने वो याद नहीं रखना है कि 10⁻15 वगैरह, आपने इतना याद रखना है 41.53 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। ये इससे पहले हमारे पास सुमित था, ठीक है, ये यूएस ने बनाया था, यूएस ने एक कंप्यूटर बनाया था सुमित जो था ये यूएस आईबीएम ने बनाया था। तो और इसकी स्पीड जो थी वो इससे 2.8 टाइम्स कम थी, ठीक है, 2.8 टाइम्स कम थी फुगाको से, ठीक, वो थी कुछ 148 पॉइंट समथिंग पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फुगाको जो है इसका है 41.53 पेटाफ्लॉप्स। अच्छा, अगर हम देखेंगे इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहले अगर आपने देखा कुछ महीने पहले नवंबर से पहले, तो हमारे पास प्रितिश और मिहिर थे हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन उसको जो है रिप्लेस किया है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि एआई जो हमारे पास है ये अभी इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ये सीडेक पुणे में है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो है 5.267 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, फुगाको से बहुत कम है। अगर आप देखेंगे 5.267 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। और वर्ल्ड में अगर इसकी रैंक हम देखेंगे तो टॉप 500 जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स है वर्ल्ड में भी, तो इसकी रैंक जो है इंडियन सुपर कंप्यूटर की परम सिद्धि एआई की वो है 63 रैंक, ठीक है, 63rd रैंक है इसकी। और प्रत्यक्ष हमारा और एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो अभी 500 के लिस्ट में आता है वर्ल्ड के, वो है प्रत्यक्ष और इसकी रैंक है 78, ठीक है, और इसकी स्पीड है 2.8 पेटाफ्लॉप्स, ठीक। ये है अभी ठीक है, आईटी ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, तो हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है पुणे में इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अभी इसको इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए। ये भी एक बार पूछा गया था कि प्रत्यक्ष किस लिए यूज़ होता है, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और अभी ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, ठीक। अच्छा, और एक पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंडिया की ही एक कंपनी ने स्टार्ट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2 लोग थे, 2 IITians थे, IIT दिल्ली से उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी NIIT, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी लर्निंग के लिए उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। और उन्होंने 2001 में ये स्टार्ट किया था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड के साथ। और ये इंडिया ने ही स्टार्ट किया 2 दिसंबर, इसलिए हमारा भी नेशनल, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे और वर्ल्ड लिटरेसी डे, वो एक ही है हमारा 2 दिसंबर, और स्टार्ट किया था ये NIIT ने। अच्छा, जो हमारा 2020 का वर्ल्ड लिटरेसी डे था उसका थीम क्या था, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है, इसका ये थीम था। ये थीम याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए करंट अफेयर्स में कंप्यूटर के, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। ये थी कुछ की पॉइंट्स जो हमें पूछे जा सकते हैं। मैंने सोचा कि इन सभी चीज़ों को हम पहले कवर करेंगे, इसके बाद हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही हुआ, यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रख लीजिए, कल मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ।